दोस्तों, जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ईरान के हमले और तेज़ होते चले जा रहे हैं। आज ईरान ने पहली बार अबू धाबी यानी दुबई के बगल में अबू धाबी और बहरीन में जो दुनिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम कारखाने हैं, जहां अमेरिकी पैसा लगा हुआ है, वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए। और अबू धाबी में तो जैसे सारा आसमान धुएं से काला हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो इमाल प्लांट है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, यहाँ पर हज़ारों हजार लोग काम करते हैं, सब कुछ ठप हो गया है। और अबू धाबी और दुबई में हड़कंप है, क्योंकि पहली बार गैस तेल के बाद एल्युमिनियम पर हमला हुआ। और दुबई के बगल में बहरीन, यहाँ पर जो अल्बा एल्युमिनियम प्लांट है, खरबों डॉलर अमेरिका के यहाँ भी लगे हुए हैं, इसको भी एक तरह से आग के हवाले ईरान की सेना ने कर दिया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले यहाँ पर भी हुए हैं। उधर यमन, जो कल जंगे मैदान में उतरा था ईरान की तरफ से, आज फिर यमन की हूथी मिलिशिया ने ज़बरदस्त हमले इजराइल पर किए। दक्षिण की तरफ से इजराइल पर तमाम मिसाइलें गिरी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हूथी हावी होता चला जा रहा है इजराइल पर। और इजराइल का दुर्भाग्य देखिए कि सामने से यानी उत्तर की तरफ से हिजबुल्लाह आक्रमण कर रहा है और पूरब की तरफ से ईरान आक्रमण कर रहा है। आप कह सकते हैं कि सैंडविच सिचुएशन इजराइल की पहली बार है। और अगर आप ताज़ा तस्वीरें देखेंगे दोस्तों, तो ऐसा लगेगा जैसे ये तेल अवीव नहीं, गाज़ा हाल है। इमारतों की इमारतें ढहती चली जा रही हैं। और तेल अवीव हो या हाइफा हो या डिमोना हो या फिर अरद हो या फिर जेरूसलम हो, शहरों के कई हिस्से ऐसे लग रहे हैं जैसे खंडर में बदल गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज अमेरिका से आ रही है, जहां हर शहर में, तकरीबन हर बड़े शहर में अमेरिका के लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, युद्ध बंद करने की बात हो रही है। और अगर आप विजुअल्स देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, तो भीड़ ही भीड़ अमेरिका में दिखेगी, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी हो जो राजधानी है अमेरिका की, या फिर न्यूयॉर्क जैसा शहर हो, बोस्टन हो, सैन डिएगो हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जितने भी बड़े शहर हैं, लाखों लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं। और ये जो भीड़ है वो कह रही है कि ट्रंप तुरंत युद्ध बंद करें, ट्रंप तुरंत ईरान से वॉर बंद करें, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका इस युद्ध से विड्रॉ करे, एग्जिट करे। और जो मीडिया के एस्टिमेट्स हैं, अमेरिकन मीडिया के, उसमें कहा गया है कि तकरीबन 90 लाख पीपल प्रोटेस्ट में उतरे हैं। सच यह है कि ट्रंप की कुर्सी हिल रही है। और दोस्तों, जंग को तकरीबन 1 महीना हो रहा है। अगर पूरा घटनाक्रम हम देखें, इसका इम्पैक्ट देखें, तो अगर मैं ट्रंप से शुरू करूं, तो ट्रंप जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, उनकी कुर्सी वाकई हिलती हुई नज़र आ रही है, जितना विरोध बढ़ रहा है। क्योंकि नवंबर में चुनाव हैं, मिड टर्म चुनाव हैं, और वहाँ ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी हार सकती है। तो ट्रंप के लिए बहुत ही बुरी खबर है। ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। और उनके जो सहयोगी हैं, इजराइल का अगर हाल देखें तो इजराइल में तो बहुत बुरे हाल हैं। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो रहे हैं, चाहे वो तेल अवीव हो, जिसके आपने अभी विजुअल्स देखे, या फिर हाइफा पोर्ट सिटी हो, या फिर जेरूसलम हो। हर जगह ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर रही हैं। और पिछले 2 दिन से यमन भी हमला कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, गोला बारूद ख़त्म हो रहा है इजराइल का, इंटरसेप्टर मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं। और सेना के चीफ कह रहे हैं कि अगर भर्ती नहीं की गई नई फ़ौज की, तो ये जंग लड़ना मुश्किल होगा। यानी कुल मिलाकर अमेरिका पर प्रेशर बढ़ रहा है, इजराइल कमज़ोर होता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो जंग का रिमोट है, रिमोट कंट्रोल है, वो अब ट्रंप के पास नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल अब मुस्तबा खामनाई के पास है। और ऐसा लगता है कि मुस्तबा खामनाई ही अब तय करेंगे कि जंग लड़नी है या जंग बंद करनी है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आने वाली 6 अप्रैल को ट्रंप का युद्ध विराम, जो 10 दिन का समय उन्होंने और बढ़ाया था, वो ख़त्म हो रहा है, मियाद उसकी ख़त्म हो रही। क्या 6 अप्रैल को ट्रंप कुछ शर्तें मान लेंगे ईरान की और युद्ध विराम परमानेंट कर लेंगे, युद्ध से बाहर आ जाएंगे? या फिर अगर ईरान शर्तें नहीं मानता है, एक भी शर्त कबूल नहीं करता है और चाहता है कि उसकी शर्तें मानी जाएं, यानी डील नहीं हो पाती टेबल पर,
तो क्या ये जंग जारी रहेगी या फिर ट्रंप को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4 दिन बाद। अब दोस्तों यही सवाल मैंने गल्फ़ न्यूज़ के, दुबई के सबसे बड़े अखबार गल्फ़ न्यूज़ के एडिटर रहे, संपादक रहे बॉबी नकवी साहब से पूछा, और उन्होंने जो जवाब दिया वाकई मुझे लगता है कि जवाब आपको ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत गहराई के साथ जवाब दिया, एक एक सिचुएशन को क्लियर किया है कि क्या होने जा रहा है, ट्रंप आगे क्या करेंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश कि बॉबी नकवी साहब को सुनने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कमी है तो उसको भी पॉइंट आउट करिए, और कोई आइडिया आपके पास है अगले वीडियो के लिए तो वो भी ज़रूर टाइप करिएगा उस पर कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप ही की आवाज़ है जो आप तक पहुंच रही है। बॉबी साहब, आपने तो 24 साल रिपोर्टिंग की है, आप एडिटर रहे सबसे बड़े अखबार के दुबई के गल्फ़ न्यूज़ के। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, गल्फ़ और अबू धाबी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। अबू धाबी की सबसे बड़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री, वो मैं देख रहा हूँ आग की लपटों में, धुएं में, एकदम पूरा आसमान धुएं से काला है। क्या ये फैक्ट्री जो एक बड़ी लाइफलाइन थी, जहां हजारों हजार लेबर काम करते थे, क्या इस फैक्ट्री की हालत वाकई इस वक्त ऐसी है कि ये फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है? और बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ना सिर्फ अबू धाबी की ये फैक्ट्री, बल्कि मैं देख रहा हूं कि बहरीन में भी एल्युमिनियम की फैक्ट्री को भी उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्या समझते हैं, जी क्या हाँ। गैस और तेल के बाद अब फैक्ट्रियों पे हमले हो रहे हैं ईरान के? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गैस और तेल के बाद अब ये सबसे बड़ा जो है झटका दिया है एल्युमिनियम सेक्टर को। हमने देखा कि बैपको जो बहरेन की जो एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री है वहाँ पे हमला हुआ था, काफ़ी डैमेज हुआ है। अब की बार जो है ईजीए जे ये अबू धाबी की एक एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में माना जाता है इसको। ओके, दुनिया की? जी, देखिए, इस पूरे रीजन से 8% एल्युमिनियम पूरी दुनिया का सप्लाई होता है। और ये डिसरप्शन जो है, ये डिसरप्शन एक दो दिन का नहीं होगा, अब ये महीनों सालों लग जाएंगे इस एल्युमिनियम के की सप्लाई में। तो अब अगर तेल को देखा जाए, गैस को देखा जाए, एल्युमिनियम हो गया, खाद हो गए, ये चार बड़े बड़े जो बड़ी चीजें हैं, इनका आप ये समझ लीजिए कि डिसरप्शन अब महीनों रहेगा। ओ, और शायद हो ओहो, सकता है कि सालों सालों लग जाएं इसको दोबारा जो है 28 फरवरी के पहले के स्टेटस में लाने के लिए। रीस्टार्ट। तो ये बड़ी ग्लोबल बात, इकोनॉमी के एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बड़ी बात बॉबी नकवी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले गैस प्लांट बंद हुए, गैस की वजह से त्राही त्राही है। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी यानी तेल के जो प्लांट हैं उस पर मिसाइल अटैक हुए, वो बहुत कुछ डैमेज हो चुका है। फिर यूरिया, यूरिया भी यहीं बनती है जो हमारे किसानों के लिए बहुत, जिसकी ज़रूरत है, यूरिया पर हमला हो रहा है, यूरिया के जो प्लांट्स है। और अब जो बता रहे हैं लेटेस्ट, आज अल्मुनियम, अल्मुनियम भी भारी तादाद में एक्सपोर्ट होता है गल्फ से, अल्मुनियम फैक्ट्रियों पर भी हमला हो चुका है। और चारों की चारों जो ये सेक्टर्स हैं, ऑयल, गैस, अल्मुनियम और यूरिया, ये दुनिया में सप्लाई को एक तरह से पूरी तरह प्रभावित करने जा रही। बहुत बहुत बड़ा नुकसान गल्फ का, और दुनिया में भी इसकी कमी बहुत ज़बरदस्त तरीके से महसूस की जाएगी। मैं एक दूसरे सवाल पर आ रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अमेरिका में जाना चाहता था। अमेरिका में इस वक्त जो ताज़ी खबर है, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, तकरीबन 80 से 90 लाख अमेरिकन सड़कों पर हैं। वो चाहे सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो मिनीसोटा हो, चाहे वो शिकागो हो, जितने बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है ट्रंप के खिलाफ। आपको क्या लगता है, ये प्रोटेस्ट ट्रंप की कुर्सी हिला देगा? जी बिल्कुल, देखिए, अमेरिका जाग रहा है। अमेरिका के लोग जो हैं अब जाग रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार चुना, राष्ट्रपति बनाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको भी एहसास होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, ऐसा आदमी व्हाइट हाउस में नहीं बैठना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दुनिया को पूरा एक आग में ढकेल दिया है, और इसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए आपने देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अभी मैं रॉबर्ट डिनेरो को थोड़ी देर पहले देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि इनफ ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प को अब कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। देखिए, इसका फौरी तौर पे तो पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो इनके नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, उसमें जाहिर है कि ऐसा लगता है
कि रिपब्लिकन पार्टी को मेजॉरिटी शायद दोनों में से एक हाउस में चली जाए। ये एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मिड टर्म में बहुत बड़ा झटका होगा और उनको इसके बाद जो है इम्पीच भी किया जा सकता है, जी जी ऐसा जी, ऐसा माना जा रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। कुर्सी भी ट्रंप की जा सकती है, उनको कुर्सी से हटाया भी जा सकता है कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में, संसद में अगर उनका बहुमत पार्टी का कम होता है, रिपब्लिकन पार्टी का अगर बहुमत कम होता है तो। बॉबी भाई, एक और डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है कि यमन जो है वो इस युद्ध के मैदान में ईरान के समर्थन में आ गया। कल यमन ने, मतलब यमन का जो हूती फोर्स है, उसने कल बहुत ज़बरदस्त हमला इसराइल पे किया। आज उससे भी बड़ा हमला किया। और ये जो ग्रुप है, ये हिजबुल्लाह से पावरफुल माना जाता है क्योंकि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अमेरिका भी दबता रहा है। क्या यमन के आने से अम, वाकई ट्रंप बहुत परेशान है? ट्रंप के सलाहकार बहुत परेशान हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं? देखिए, यमन के जो हूती मिलिशिया है, जिसको माना जाता है कि ये ईरान फंडेड है और ईरान ईरान इसको हथियार देता है। ये मिलिशिया के इस जंग में शामिल होने से ये समझिए कि अब जो दो जो मेन सप्लाई के रूट थे, एक स्ट्रेट ऑफ तेल के। हॉर्मुज ईरान के जी, कब्जे में है तेल के। जी, दूसरा तेल का जो रूट है बाबल मंडप, वो वो मतलब हूतीस बाबल उसको मंडप आप कह रहे हैं यमन, यमन की तरफ, रेड सी से जो आ रहा है। जी, यमन की तरफ रेड सी से जो आता है, इसको वो बखूबी कंट्रोल कर सकते हैं और वहां पे भी तेल की सप्लाई रोक सकते हैं। इससे ये तेल का पूरा जो ट्रैफिक है, ये पूरी तरह ठप हो जाएगा उस पूरे ओहो, रीजन। ओहो, तेल कहीं मतलब से निकल पूरी, नहीं सकता। मतलब अभी ये कह रहे हैं कि आप तेल की ये रूट जो आप नक्शे पे देख रहे हैं दोस्तों, पहली रूट ब्लॉक है। दूसरी रूट भी अगर ब्लॉक हो जाएगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान जो है वो तेल और गैस के व्यापार में होगा। त्राही त्राही यही मच नहीं, सकती कोरा। हाँ, जी। यही यही नहीं दीपक जी, इसमें हूती ने ये भी धमकी दी है कि हमारी पहुंच सूज कनाल तक है। देखिए, सूज ओहो। कनाल से तेल तेल के अलावा जितना भी व्यापार है, जो गुड दूसरा जो सामान है, दूसरे जो जहाज हैं, वो सूज कनाल से जाते हैं। आपको शायद याद होगा, कुछ साल पहले एक वहां पे जहाज फंस गया था और कई कई हफ्तों तक फंसा रहा। उससे पूरा ग्लोबल व्यापार जो है वो ठप हो गया था। पूरी जी, सप्लाई लाइन जो है चोक हो गई थी। अगर सूज कनाल पे हमला होता है तो ये समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी को ये एक बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। बहुत बड़ा। अब मुझे खैर ये बताइए, यूनिवर्सिटीज़ पे भी हमला हो रहा है क्योंकि इधर से ईरान की यूनिवर्सिटी है, साइंस यूनिवर्सिटी, उस पर भी हमला हुआ। अब ईरान कह रहा है कि हम भी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं गल्फ़ में, उस पे भी हमला करेंगे। मैं थोड़े बड़े सवाल पे आ रहा हूँ। मैं तो एक बात तो आपसे समझ गया बॉबी भाई कि ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मिलिट्री प्रेशर भी है, इज़राइल की भी कमर टूट रही है, फैक्ट्रियाँ जो हैं वो जल रही हैं, आग की लपटों में हैं, सारे सेक्टर जो हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं इंडस्ट्री के, गल्फ़ के। मुझे ये बताइए कि क्या ट्रंप अब वाकई इस जंग से बाहर निकलना चाहेंगे, और हो सकता है 6 अप्रैल को वो सरेंडर ही कर दे ईरान के आगे? क्या 6 अप्रैल को कुछ कंसेशंस, कुछ रियायतें वो ईरान को देकर मतलब बोरिया बिस्तरा बांध बांध सकता है अमेरिका यहाँ से, इस जंग से? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है। पहला रास्ता तो वो यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दें 6 अप्रैल से पहले। दूसरा, यूनिलेटरल मतलब अपनी तरफ से? अपनी तरफ से, जी, अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर दें और कहें कि साहब हमारा ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं, हमने ईरान की लीडरशिप को मार गिराया, उनको शहीद कर दिया, अब हम वापस लौट रहे हैं, अब हमारी सेनाएं वापस बैरक्स में पहुंच जाएंगी। दूसरा, जो बहुत ही जिसका मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एक परमानेंट असर पड़ेगा। देखिए, जो ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो शायद वो कब्जा बना रहेगा और ईरान उसको मोनेटाइज करेगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा कि वो इस बात के लिए तैयार हो जाए। वो ये कह के पीछे हट सकते हैं कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तेल वहां से नहीं आता, ये बात ये पहले कह चुके हैं और वहां से वो निकल जाएंगे। हाथ में चाबी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ईरान के रह जाएगी और यही होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता उनके पास बचा नहीं है। ओके। आप कह रहे हैं कि या तो ट्रंप अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दें, या फिर 6 तारीख को जो मियाद ख़त्म हो रही है युद्ध विराम की, जो ट्रंप साहब ने डेट दी है, उससे पहले कुछ रियायत दे दें, कुछ कंसेशंस दे दें,
ईरान के आगे टेबल पे जो टॉक्स हो रही हैं उसके आगे झुक जाएं और किसी तरह से हाथ जोड़कर मतलब यहाँ से विड्रॉ करें, ये आप कह रहे हैं। बॉबी भाई, फाइनल क्वेश्चन आपसे, आपको क्या लग रहा है कि क्या जंग में ईरान का पलड़ा भारी है? जंग इस वक्त ईरान के हाथ में है और अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और इसराइल का भी वही हाल है। देखिए दीपक जी, ये जंग की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को और अचानक हुई थी और इसका कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने मिल के बमबारी की और ऐसी बमबारी की जिसमें उनकी पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, उनके सैकड़ों बच्चे मारे गए। अब इस वक्त जो है पूरा जो जंग का वो है पूरा पलट चुका है और जंग का बटन जो है वो अब ईरान के हाथ में है और ईरान के हाथ में है कि वो डिसाइड करे कि जंग किस तरफ वो मोड़ सकता, किसी भी तरफ वो मोड़ सकता है। तो ये ऐसे मुकाम पे है जिसमें ट्रम्प साहब का और नेतन्याहू का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। वो सिर्फ अपने जहाज भेज के और बमबारी बिल्डिंग बिल्डिंग जो है कहीं बिल्डिंग पे बिल्डिंग जो है डिमोलिश कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ये जंग अब ईरान जैसा चाहेगा वैसे जंग जी चलेगी। ईरान जो चाहेगा, जितने टाइम तक चाहेगा, उस वक्त तक वो जंग चलती जी, रहेगी। जंग का कंट्रोल मुश्तबा खामनाई ईरान की हाथ में, ईरान की इस्लामिक सेना के हाथ में। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे कई बरस और इनका ये भी मानना है कि इस वक्त जो है बहुत कमज़ोर पोजीशन नेतन्याहू और ट्रंप की है। ट्रंप वैसे भी एग्जिट करना चाहते हैं, उनके उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि हम जल्द एग्जिट कर रहे हैं इस वॉर से। और अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी यही इशारा कर रहे हैं ट्रंप को कि आप इस युद्ध से बाहर आइए। 6 अप्रैल की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 6 अप्रैल डेडलाइन है जहां पर युद्ध विराम के बाद फाइनल डिसीजन ट्रंप लेंगे। बॉबी साहब ने एक इशारा किया है कि हो सकता है अपनी तरफ से वो जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दें या फिर कुछ कंसेशन रियायतें ईरान को दे दें। शुक्रिया बॉबी साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने बहुत से मुद्दों को बहुत आसानी से समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।